सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। जैसा कि बेटा आप जानते हो कि आपकी 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खुल गए हैं, आप स्कूल आ रहे हो। इस सप्ताह जो आपकी वर्कशीट आई है एसएसटी की, वो केवल बुधवार की ही आई है क्योंकि शुक्रवार की आपकी छुट्टी है। अगली वर्कशीट आपकी सोमवार को आएगी। चलिए बेटा आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट एसएसटी की आई है, वर्कशीट नंबर 27। डेट आज 3/11/2021। क्लास आपकी 7th। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। वर्कशीट पिछली वर्कशीटों से जुड़ी हुई है और इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। राजस्व का मतलब होता है बेटा कर, या अगर इंग्लिश में हम बोलें तो टैक्स। तो मुगल जो थे उनको जो पैसा मिलता था, उनकी जो आमदनी होती थी, वो किसानों पर लगाए गए राजस्व के कारण ही होती थी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व दिया करते थे। यानी कि ज़्यादातर जो किसान राजस्व देते थे वो एक आदमी के पास इकट्ठा कर देते थे। वो आदमी गांव का मुखिया भी हो सकता था और कुलीन वर्ग का व्यक्ति भी हो सकता था, और वो फिर उस राजस्व को सरकार को दिया करता था, यानी कि मुगलों को दिया करता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे। यानी कि जो उनके किसानों के और मुगलों के बीच में जो बंदा होता था, जो उन तक पैसा पहुंचाता था, उसको ज़मींदार कहा जाता था। आगे देखिए, कुछ क्षेत्रों में ज़मींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। यानी कि कुछ ज़मींदार ऐसे भी थे जिनके पास इतनी ज़मीन थी कि अगर मुगल उनकी बातों को ना माने तो वो विद्रोह भी कर सकते थे, इतना पैसा था उनके पास। ठीक है। कभी कभी एक ही जाति के ज़मींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे, और कभी कभी जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो वो विद्रोह कर भी दिया करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी, और 17वीं शताब्दी में इस तरह के आंदोलन देखने को भी मिले जिन्होंने मुगलों की नींव को हिला दिया। ठीक है बेटा। अब देखिए बीच में क्या बताया गया है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे अकबर के, और ये बहुत ही बुद्धिमान और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है। इन्होंने कृषि का सर्वेक्षण किया, यानी कि सुपरविजन किया कि खेती के लिए कैसी उपज चाहिए, उस पर क्या उगाना चाहिए, उसमें क्या खनिज पदार्थ हैं, क्या उसमें शक्ति है, और क्या वहाँ पर सबसे अच्छी फसल उग सकती है, इसके बारे में उसने सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया, और जब ये सर्वेक्षण किया गया तो उसके बाद उन आंकड़ों के आधार पर जो भी फसल वहाँ पर उगाई जाती थी उसके ऊपर कितना कर या टैक्स लिया जाएगा या राजस्व लिया जाएगा, ये निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाएगी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जपत कहा गया, यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसको जपत बोला जाता था। ठीक है। जपत व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था, ये आपको लिखना है। मुगल साम्राज्य में ज़मींदारों की क्या भूमिका थी, ये लिखना है। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, ये लिखना है। जपत शब्द से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। और जपत व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी, ये लिखना है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर अभी हमने वर्कशीट में पढ़े हैं, तो सभी बच्चे वर्कशीट को ध्यान से देखें, सुनेंगे
पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर ग्रुप में भेज देंगे। नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शंस अब भी आ रही हैं। आपके स्कूल खुल गए हैं, आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। घर में या जब भी आप स्कूल में आए, अपना सैनिटाइज़र, अपने खाने का सामान, पानी की बोतल अलग लेके आएँ। किसी भी बच्चे के साथ अपनी कोई भी शेयरिंग ना करें और आते जाते भी अपना ध्यान रखें। बार बार हाथों को साबुन से धोते रहिए, मास्क लगा कर रखिए और एक उचित दूरी बना कर रखिए।